बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डेली बेसिस पर मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड करते हैं। ठीक, तो आज जिस टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं उस टॉपिक का नाम है यूरोप। तो आज हम देखने वाले हैं कौन से कॉन्टिनेंट को? यूरोप कॉन्टिनेंट को। सो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यूरोप दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है आबादी के लिहाज से। यूरोप आबादी के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है और रकबे के एतबार से दुनिया का छठा बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक, एलाजी के लिहाज से छठा बड़ा और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है यूरोप। अब अगर बात करें सहरा की, तो यूरोप दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी सहरा मौजूद नहीं है, यानी कि ज़ीरो, कोई भी सहरा नहीं है यूरोप के अंदर। ठीक, और अगली बात ये है कि यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहा जाता है या लैंड ऑफ पेनिनसुलाज भी कहा जाता है। क्यों? बेसिकली पेनिनसुला क्या होता है? तो पेनिनसुला की डेफिनेशन होती है ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीन तरफ से पानी हो और एक तरफ से उससे लैंड लगे, तो उससे हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली यूरोप का अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो आपको पता लगेगा यूरोप को तीन तरफ से पानी ने घेरा हुआ है और एक तरफ से उससे यूरल माउंटेन्स लगते हैं। तो ये बिल्कुल पेनिनसुला की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। तो इसीलिए यूरोप कॉन्टिनेंट को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहा जाता है। ठीक, और वैसे यूरोप के अंदर भी आपको बहुत सारे पेनिनसुला मिलेंगे, जैसे कि जूटलैंड पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला। ठीक, तो बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं यूरोप के अंदर। तो अब हम आगे यूरोप के कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज़ आती हैं। तो सबसे पहले यूरोप के अंदर टोटल 44 कंट्री है। कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 44 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक, इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क रशिया कहलाता है। इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क रशिया कहलाता है, चाहे वो आबादी हो या चाहे वो रकबा के एतबार से हो। ठीक, दोनों में रकबे और आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क किसको तस्वर किया जाता है? तो वो रशिया कहलाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर रशिया के बाद अगर कोई मुल्क आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है तो वो जर्मनी है और रकबे के एतबार से यूक्रेन आता है। दोबारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क आबादी और रकबा दोनों के एतबार से रशिया को तस्वर किया जाता है। ठीक, अगर आबादी के एतबार से यूरोप कॉन्टिनेंट का दूसरा बड़ा कोई मुल्क है तो वो रशिया के बाद जर्मनी आता है, और इसी तरह रशिया के बाद अगर यूरोप का कोई दूसरा बड़ा रकबे के एतबार से मुल्क है तो वो यूक्रेन है। आगे बात समझ में? रशिया पहले नंबर पर है आबादी में भी और अपना पॉपुलेशन में भी। जर्मनी दूसरे नंबर पर है आबादी के एतबार से यूरोप कॉन्टिनेंट का मुल्क, और रकबे के एतबार से यूक्रेन दूसरे नंबर पर आता है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक हो गया। जैसे कि रशिया की आबादी है 143 मिलियन, जबकि जर्मनी की आबादी कहलाती है 84.5 मिलियन है। ठीक, अब हम इस 44 कंट्रीज़ के अंदर टोटल कितनी 14 कंट्री ऐसी हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाती हैं। कितनी? 14 कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक, अब इस लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कहलाता है बेलारूस। तो सवाल ये बनता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 44 कंट्री हैं, उनमें से 14 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं और सिर्फ एक मुल्क डबल लैंड लॉक्ड कहलाता है। कौन सा? एक मुल्क। आ गई बात समझ में? टोटल यूरोप के अंदर 44 कंट्रीज़ हैं, उन 44 में 14 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। उन 14 में से सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कहलाता है बेलारूस। ठीक, और एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। 44 मुल्कों में से एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। कितने? एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है लीचटेनस्टाइन या लेक्टेनस्टाइन, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। मैंने पहले भी आपको बताया था, एशिया वाले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज है पूरी दुनिया के अंदर।
उनमें से एक एशिया के अंदर आता है जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान, और उसमें दूसरा आता है अपना डबल लैंडलॉक कंट्री यूरोप के अंदर जिसका नाम है लिechtenstein या लिechtenstein भी से पढ़ा जाता है। ठीक, तो ये था यूरोप का ओवरव्यू। अब हम इसके माउंटेन्स को देखते हैं। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं कंट्री माउंटेन रेंजेस को। तो बेसिकली यूरोप के अंदर बहुत सारे माउंटेन हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो माउंटेन रेंज है हमारे पास उसका नाम है कॉक्सस माउंटेन रेंज। कौन सी? कॉक्सस माउंटेन रेंज कहलाती है। ठीक, ये यूरोप के 3 से 4 मुल्कों में फैली हुई है। अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो कॉक्सस माउंटेन रेंज है ये आप कह सकते हैं कि ब्लैक सी से स्टार्ट होती है, या आप कह सकती हैं ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक फैली हुई है। ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक फैली हुई है। इनके दरमियान जो भी कंट्रीज़ हैं, आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया और रशिया का थोड़े हिस्से में ये आती है। ठीक, कौन सा पहाड़ी सिलसिला? तो कॉक्सस माउंटेन रेंज। ये तो क्लियर हो गया, कैस्पियन सी से लेकर ब्लैक सी तक फैली हुई है। दूसरी चीज़ ये, इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है माउंट अल्ब्रेस। माउंट अल्ब्रेस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉक्सस माउंटेन रेंज। इसकी हाइट कितनी है? 5642 मीटर इसकी हाइट कहलाती है। आ गई बात समझ में? ये जो माउंट अल्ब्रेस आप देख रहे हैं इसको यूरोप कॉन्टिनेंट के भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट तस्वर किया जाता है। ठीक, यूरोप की भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है? माउंट अल्ब्रेस। और यही माउंट अल्ब्रेस कॉक्सस माउंटेन रेंज की भी हाईएस्ट पीक कहलाती है। आ गई बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं, और ये रशिया के अंदर है और ये रशिया मुल्क में आती है। ठीक, अब हम दूसरी अपनी माउंटेन रेंज लिख देते हैं जिसका नाम है द अल्प्स माउंटेन रेंज। कौन सी? अल्प्स माउंटेन रेंज। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कहलाती है द माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक 4808 मीटर इसकी हाइट है, और ये भी लगभग दुनिया के 8 मुल्कों के अंदर फैली हुई है। यूरोप के कितने मुल्कों के अंदर फैली हुई है? 8 मुल्कों के अंदर, जिसके अंदर स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रेलिया, इटली, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जर्मनी, अपना स्लोवाकिया और फ्रांस इसमें फैली हुई है। ठीक, तो ये तो 2 पहाड़ी सिलसिले। अब हम यूरोप के रिवर्स को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट के रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो यूरोप के अंदर बहुत सारे रिवर हैं, सिर्फ हम यहाँ पर 2 अहम रिवर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला जो रिवर हमारे पास है उसका नाम है वोल्गा रिवर। क्या नाम है भाई? वोल्गा रिवर। बेसिकली वोल्गा रिवर रशिया से शुरू होता है। रशिया की वलादी हिल्स हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होगा, फिर जाकर अपना पानी कैस्पियन सी में डाल देगा। ठीक, रशिया से वलादी हिल से स्टार्ट होता है और फिर जाकर अपना पानी कैस्पियन सी में डाल देगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये, वोल्गा रिवर को यूरोप का सबसे बड़ा रिवर तस्वर किया जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो आप कहेंगे वोल्गा रिवर। ठीक, ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं दूसरे रिवर को जिसका नाम है दान्यूब रिवर। कौन सा रिवर? दान्यूब रिवर। दान्यूब रिवर को यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर तस्वर किया जाता है, दूसरा बड़ा रिवर। ठीक, और ये यूरोप के लगभग 10 से 11 कंट्रीज से होकर गुजरता है। 10 से 11 कंट्रीज़ को क्रॉस कर जाकर अपना पानी ब्लैक सी में डालता है। कौन से सी में डालेगा? तो आप कहेंगे ब्लैक सी में। ये दान्यूब रिवर जर्मनी में से ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। जर्मनी मुल्क में मौजूद जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ से निकलेगा, फिर 10 कंट्रीज़ से गुजर कर जाकर अपना पानी कौन से सी में डालेगा? ब्लैक सी के अंदर डाल देगा। ठीक, और इसी दान्यूब रिवर के ऊपर यूरोप के 4 कैपिटल सिटीज़ आबाद है। इसी दान्यूब रिवर के ऊपर यूरोप के 4 कैपिटल सिटीज़ बने हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना भी इसी रिवर पर मौजूद है। हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट भी इसी रिवर पर बना हुआ है। सर्बिया का कैपिटल सिटी बेलग्रेड भी इसी रिवर पर है। और लास्ट में स्लोवाकिया का कैपिटल ब्राटिस्लावा भी इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक, तो यूरोप का सबसे बड़ा रिवर वोल्गा रिवर रशिया से शुरू होगा और जाकर अपना पानी कैस्पियन में डाल देगा। यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर दान्यूब रिवर जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट स्टार्ट होगा और जाकर अपना पानी ब्लैक सी में डाल देगा। यूरोप के 4 कंट्रीज के कैपिटल इसी दान्यूब रिवर पर आबाद है, जिसमें ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना, हंगरी का बुदापेस्ट, सर्बिया का बेलग्रेड, स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा। ठीक,
तो ये था हमारा आज का यूरोप के बारे में टॉपिक। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।